हम जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़ रहे हैं और इसका प्रथम अंक, इसकी व्याख्या भाग हम पढ़ रहे हैं। और आपने अब तक पढ़ा कि जो रामगुप्त है जिसके साथ ध्रुव स्वामिनी का विवाह हुआ है, वह उसके साथ कुछ खास अच्छा व्यवहार नहीं करता और इस तरह से वह उसे शत्रु पक्ष में दासी बनाकर भेजने तक की संधि को मानने को तैयार है। और ध्रुव स्वामिनी जब इसका विरोध करती है, वह उससे प्रार्थना भी करती है कि उसकी रक्षा की जाए। पति के रूप में भी ध्रुव स्वामिनी जो है अपने पति रामगुप्त से और राजा के रूप में भी प्रार्थना करती है, पर उस पर इसका कोई असर नहीं होता। और अंततः ध्रुव स्वामिनी जो है यह कहती है कि मुझ में जो है रक्त की लालिमा है और मैं एक क्षत्रिय नारी हूँ, खुद की रक्षा खुद कर सकती हूँ। मैं अपने मान सम्मान को बचाने के लिए खुद को ही समाप्त कर दूंगी। इस तरह से बातचीत चल रही है कि उसी समय चंद्रगुप्त का आगमन होता है, अर्थात नाटक में पहली बार चंद्रगुप्त मंच में आते हैं। उनका पहला, आप कह सकते हैं, डायलॉग, वो पूछते हैं एकदम से कि भी ऐसा क्या हो गया जो महादेवी इस तरह का रूप धारण किए हुए हैं। और वो उन्हें बार बार समझाते हैं कि जो जीवन है वह विश्व की संपत्ति है, क्षणिक आवेश से आदि से हमें इसको समाप्त करना उचित नहीं है। और वह यह कहता है कि कम से कम मुझे इस बात का अवश्य जानने का अधिकार है कि आप यह कार्य क्यों करने जा रहे हैं। और जब ध्रुव स्वामिनी उन्हें यह बताती है तो उसे इस बात से बड़ा दुख होता है। आपने नाटक में यह भी पढ़ा था कि जो मंदाकिनी है उसे भी इस बात से दुख होता है। शुरुआत में जो रामगुप्त का कह सकते हैं आप अमात्य है, मंत्री है या उसका मित्र है शिखर स्वामी, वह भी इसके खिलाफ है। उसे भी लगता है कि जो कुल वधु है और जो राज्य की महारानी है उसे शत्रु पक्ष में इस तरह से दासी बनाकर नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही आप ये देखेंगे कि रामगुप्त जो है उसे ऐसा दिखाया गया है कि वह सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए ही जीता है, अपने स्वार्थ के लिए ही सब कुछ काम करता है। और हमेशा वह ये कहता भी है कि मैं मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण हूँ, इस बात का शायद तुम्हें पता नहीं है। और आप ये देखिए कि शिखर स्वामी के बार बार कहने पर भी और बाकी सबके समझाने पर भी रामगुप्त इस बात पर अड़ा ही रहता है कि जो है ये ध्रुव स्वामी उपहार की वस्तु है और उपहार में ही इसे मैं भेजना चाहता हूँ। इसमें जो है दुख मानने वाली क्या बात है। इस तरह से आप नाटक पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही चंद्रगुप्त आता है तो ध्रुव स्वामी कहते हैं कि ठीक है, मैं अपने आप को अभी समाप्त नहीं करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जिस तरह से आप मुझे यहाँ कुलवधु बनाकर लेके आए थे मेरी पालकी के साथ साथ, उसी तरह से मुझे शकराज शिविर तक भी पहुंचा करके आइए। जब चंद्रगुप्त को यह पता चलता है तो वह इसका विरोध करते हैं और उन्हें इस बात का बड़ा दुख होता है। और वो ये कहते हैं कि महादेवी जो है आपको यह काम नहीं उठा करना है, यह कार्य नहीं करना है, यह कदम नहीं उठाना है। जो गुप्त कुल की कुल वधु है उसके लिए यह कार्य अच्छा नहीं है। वे उसे बार बार यही समझा रही हैं कि यह नहीं हो सकता। जिस मर्यादा के लिए मैंने अपना राज छोड़ दिया, अपनी अमूल्य निधि अर्थात अपनी होने वाली पत्नी ध्रुव स्वामी तक को त्याग कर दिया, उस कुल की मर्यादा को मैं इस तरह से पद दलित नहीं होने दूंगा। तो वो कहते हैं कि ये जो विनय है आदि है यह सब कुछ नहीं होनी चाहिए शिखर स्वामी। तो उसमें ये कहते हैं, अब तक आपने यहाँ तक की लगभग जो है कहानी पढ़ ली है। और जैसे ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त के मध्य में बातचीत चल रही है कि उसी समय शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रवेश होता है। वो कहता है कि देखो कुमार, यह भी कोई बात है कि आत्महत्या कितना बड़ा अपराध है। तब चंद्रगुप्त कहते हैं कि आपसे तो वह भी कहते नहीं बनता। अर्थात दोनों में थोड़ी सी नोक झोंक होती है। और फिर जो शिखर स्वामी है वो कहता है कि विनय जो है गुप्त कुल का सर्वोत्तम गृह विधान है, उसे न भूलना चाहिए। चंद्रगुप्त व्यंग से हंसता है कि तभी तो तुमने व्यवस्था की है कि महादेवी को देकर भी संधि की जाए। तो वह इस बात के खिलाफ है। कहते कि शील परस्पर सम्मान की घोषणा करता है, कापुरुष आर्य समुद्रगुप्त का सम्मान। शिखर स्वामी बीच में बात काटकर, उसके लिए मुझे प्राण दंड दिया जाए, मैं उसे अविचल भाव से ग्रहण करूंगा, परंतु राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी ही चाहिए। कहते हैं कि मैंने महादेवी को वहां भेजने की अर्थात यह संधि मानने की जो बात कही है, इसके लिए बेशक मुझे प्राणदंड दे दिया जाए, मैं उसको स्वीकार करने को तैयार हूँ। कौन कह रहा है ये बात? शिखर स्वामी कह रहा है चंद्रगुप्त से। लेकिन हर हाल में राजा और राष्ट्र की रक्षा होनी ही चाहिए। तभी मंदाकिनी प्रवेश करके कहती है, मंदाकिनी कौन है बेटा? रामगुप्त और ये चंद्रगुप्त की बहन है, समुद्रगुप्त की बेटी है। तीन भाई बहन है। समुद्रगुप्त जो है उनके तीन बच्चे हैं, रामगुप्त, चंद्रगुप्त और मंदाकिनी।
राजा अपने राष्ट्र की रक्षा करने में असमर्थ है तब भी उस राजा की रक्षा होनी चाहिए। अमात्य, यह कैसी व्यवस्था है? मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां हैं व्याख्या के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तुम मृत्युदंड के लिए उत्सुक, महादेवी आत्महत्या के लिए प्रस्तुत, फिर यह हिचक क्यों? एक बार अंतिम बल से परीक्षा कर देखो, बचोगे तो राष्ट्र और सम्मान भी बचेगा, नहीं तो सर्वनाश। अब मंदाकिनी कहती कि जब तुम लोग प्राण देने को ही तैयार हो, मतलब जो ध्रुव स्वामिनी है वो भी कहती है कि मैं आत्महत्या अर्थात मैं अपनी जान दे सकती हूँ, और जो अमात्य है वो भी ये कह रहे हैं कि मैं मृत्यु दंड लेने को तैयार हूँ, फिर तुम इतने ज्यादा अपने आप को कायर क्यों दिखाना चाहते हो? तुम इससे की संधि क्यों करना चाहते हो जिससे सम्मान भी समाप्त हो जाएगा? अगर तुम उनका सामना करोगे, जो शत्रु पक्ष के लोग हैं, जो शकराज के लोग हैं, शक जाति के लोगों ने जो हमें घेर लिया है, पहले एक बार डटकर उनका सामना तो करके देखो कि इस तरह से हमारा राष्ट्र और सम्मान दोनों बच जाएंगे, और अगर हम मर जाएंगे तो सब कुछ नाश हो जाएगा। कम से कम अपमान की जिंदगी तो हमें जीनी नहीं पड़ेगी। चंद्रगुप्त कहता है, आह मंदा, भला तू कहाँ से यह उल्लास भरी बातें कहने के लिए आ गई? ठीक तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री क्या कह रही है, कि इस ऐसे माहौल के अंदर सभी के अंदर उमंग उल्लास उत्साह भरने के लिए तू कहाँ से आ गई? अपनी बहन को थोड़ा लाड और प्यार से चंद्रगुप्त कहते हैं कि ठीक ही तो है अमात्य, सुनो यह स्त्री होकर भी यह बात कह रही है कि हमें डटकर सामना करना चाहिए शत्रु का, और कहते कि युद्ध में अगर हम युद्ध करते करते अपने देश की रक्षा, अपने देश के मान सम्मान की रक्षा करते करते मारेंगे तो वीर गति को प्राप्त होंगे, कम से कम अपमान भरे जीवन को जीने से तो बच ही जाएंगे। रामगुप्त अपने हाथों को मसलते हुए, दुर्भी संधि छल मेरे प्राण लेने का कौशल। रामगुप्त को हमेशा अपने आप की ही चिंता रहती है। दुर्भी संधि का अर्थ है कि जो शत्रुता करने वाला है, अर्थात जो मेरे खिलाफ है। छल, तुम मेरे साथ छल करना चाहते हो, यह सब तुम मेरे प्राण लेने का कौशल जो दिखा रहे हो, यह नहीं चलेगा। चंद्रगुप्त कहते हैं, तब आओ हम सब स्त्री बन जाएं। वो बैठ कर रोएं कि हम पुरुष होकर देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, देश की कुलवधु की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें स्त्री बनकर बैठकर रो लेना चाहिए। तभी हिजड़ा प्रवेश करता है, कुमार स्त्री बनना सहज नहीं है, कुछ दिनों तक मुझसे सीखना होगा। सबका मुंह देखता है और शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेरता है। तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। कुमार के समीप जाकर, कुमार मैं शपथ खाकर कह सकती हूँ कि यदि मैं अपने हाथों से सजा दूं तो आपको देखकर महादेवी को भी भ्रम हो जाए। अब देखिए, नाटक को की कथा को एक चीज से, एक कड़ी से दूसरी कड़ी के रूप में लेखक जोड़ रहा है। जैसे ही चंद्रगुप्त ने यह बात कही कि आओ हम स्त्री बन जाए बैठ कर रोएं, तो नाटक की मूल कथा को इस बात से जोड़ने के लिए जो गौण पात्र है, मुख्य पात्र का जो सहायक पात्र है, हिजड़ा प्रवेश करता है और मजाक में ही ऐसी बात कह रहा है कि स्त्री बनना इतना आसान नहीं है, कुछ दिन मुझसे सीखना होगा, अर्थात स्त्री का अभिनय करना आसान नहीं है। फिर शिखर स्वामी के मुंह पर हाथ फेर कर कहता है, तुम नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर बड़ा कठोर आवरण है। फिर कुमार के समीप जाकर कहता है कि मैं शपथ खाकर, अर्थात मैं कसम खाकर कह सकती हूँ, मैं अपने हाथों से सजा दो तो तुम इतने सुंदर ध्रुव स्वामी लगोगे, महादेवी लगोगी, कि वो भी भ्रम में पड़ जाएंगी कि असली कौन है। चंद्रगुप्त उसका कान पकड़कर बाहर कर देता है। ध्रुव स्वामी उसे छोड़ दो कुमार, यहाँ वह एक नपुंसक तो नहीं है, बहुत से लोगों में किस किस को निकालोगे। अब ध्रुव स्वामी व्यंग करती है, ताना देती है कि इस बेचारे को क्यों तंग करते हो, यह अकेला नपुंसक है, किसको कुदरत ने ऐसा बनाया है उसका तो कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो सही सलामत कुदरती तौर पर सही सलामत और उसके बाद व्यवहार नपुंसकों जैसा कर रहे हैं, तो किस किस को निकालोगे। चंद्रगुप्त उसे छोड़कर चिंतित सा टहलने लगता है और शिखर स्वामी रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। चंद्रगुप्त सहसा खड़े होकर, देखिए चंद्रगुप्त चिंता कर रहा है कि इस समस्या का कैसे हल किया जाए, और शिखर स्वामी और रामगुप्त जो है वो किसी षड्यंत्र की तैयारी कर रहे हैं। सहसा खड़े होकर, अमात्य तो तुम्हारी ही बात रही, हाँ उसमें तुम्हारे सहयोगी हिजड़े की भी सम्मति मुझे अच्छी लगी। मैं ध्रुव स्वामिनी बनकर अन्य सामंत कुमारों के साथ शकराज के पास जाऊंगा, अगर सफल हुआ तब तो कोई बात ही नहीं, अन्यथा मेरी मृत्यु के बाद तुम लोग जैसा उचित समझना वैसा ही करना। अब चंद्रगुप्त जो है इस समस्या का एक समाधान प्रस्तुत करते हैं कि अमात्य तुम्हारी बात ही सही है कि राष्ट्र और राजा की रक्षा की जानी चाहिए, और मुझे हिजड़े की बात भी अच्छी लग रही है, तो मैं ध्रुव स्वामी बनकर सामंत कुमारों के साथ जाऊंगा। अगर मैं उसे खत्म कर सका शकराज को, मेरी मृत्यु तो ठीक है, फिर तो कोई बात ही नहीं, हम जीत जाएंगे, और नहीं तो मेरी मृत्यु के बाद जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करना। जो चंद्रगुप्त है आखिर हार कर यही बात कहते हैं कि मुझे जो है तुम्हारे हिसाब से, मतलब तुम जो कह रहे हो वो करेंगे, लेकिन उसमें
थोड़ा सा परिवर्तन मैं मेरे हिसाब से करूंगा। तभी ध्रुव स्वामी कहती है चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर, नहीं, मैं तुमको न जाने दूंगी। मेरे शूद्र दुर्बल नारी जीवन का सम्मान बचाने के लिए इतने बड़े बलिदान की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव स्वामी भावुक हो जाती है और चंद्रगुप्त को कहती कि मेरे शूद्र, जिसका पति कद्र नहीं करता, जिस जो एक राज्य की महारानी होकर भी शत्रु पक्ष में उपहार स्वरूप भेजी जाने के लिए तैयार कर दी गई है, उस जीवन को बचाने के लिए आपको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। रामगुप्त आश्चर्य और क्रोध से, छोड़ो छोड़ो, यह कैसा नर्स, सबके सामने यह कैसी निर्लजता। रामगुप्त को बड़ा हैरानी होती है, क्रोध से गुस्से में कहते हैं ये क्या कर रही हो तुम, जो है चंद्रगुप्त को इस तरह से पकड़ करके नहीं कह सकते। ध्रुव स्वामी चंद्रगुप्त को छोड़ते हुए जैसे चैतन्य होकर, चैतन्य का अर्थ क्या है कि जब वो चंद्रगुप्त को पकड़ती है तो वह जैसे अपने होश में नहीं है। उसे लगता है कि इतनी सी बात के लिए चंद्रगुप्त का बलिदान नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह अंतर मन से अभी भी चंद्रगुप्त से ही प्रेम करती है। वो कहती यह पाप है जो मेरे लिए अपनी बलि दे सकता है, हो जो मेरे स्नेह ठहर कर था, इसमें क्या शकराज क्या मुझे देवी बनाकर भक्ति भाव से पूजा करेगा, बाहरे लज्जाशील पुरुष। अब उसको तो छोड़ती है और होश में आती है, कहती कि तुम्हें लगता है यह तो पाप है, और जो जिसके पास तुम मुझे भेजने चाह रहे हो तो क्या वह मेरी देवी बनाकर भक्ति भाव से पूजा करेगा। बाहरे लज्जाशील पुरुष की तुम अपनी पत्नी को शत्रु पक्ष में भेज रहे हो वो सही है, और जो मेरी रक्षा करना चाहता है अगर मैं उसे स्नेह दे रही हूँ तो तुम्हें वह गलत लगता है। शिखर स्वामी फिर रामगुप्त के कानों में कुछ कहता है। रामगुप्त स्वीकार सूचक सिर हिलाता है। देखिए जो ये ब्रैकेट में दिए होते ना बेटे, ये सिर्फ हाव भाव से कही जाने वाली बातें होती, इन्हें बोला नहीं जाता। जो डायलॉग्स होते हैं वो हमेशा उसके बाहर होते हैं। शिखर स्वामी जो है कानों में कुछ कहता है, रामगुप्त भी मान लेता है। अर्थात स्वीकार सूचक सिर हिलाने का अर्थ है कि सिर हिलाकर हामी भरता है। शिखर स्वामी, राजधीराज आज्ञा दीजिए, यही एक उपाय है जिसे कुमार बता रहे हैं, किंतु राजनीति की दृष्टि से महादेवी का भी वहां जाना आवश्यक है। अब शिखर स्वामी उसमें थोड़ा और बदलाव करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जो कुमार कह रहे हैं वह बात सही है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से हमें जो है पूरी तरह से सेफ्टी रखनी चाहिए, पूरी तरह से हमें जांच पड़ताल करके सारा सोचना चाहिए। उस हिसाब से मुझे लगता है महादेवी को भी जाना चाहिए। चंद्रगुप्त क्रोध से, क्यों आवश्यक है, यदि उन्हें जाना ही पड़ा तो फिर मेरे जाने से क्या लाभ, तब मैं न जाऊंगा। रामगुप्त, नहीं, यह मेरी आज्ञा है, सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो चंद्रगुप्त कहता है कि जब महादेवी जा रहे हैं फिर मुझे जाने की क्या जरूरत है, लेकिन रामगुप्त कहता है यह मेरी आज्ञा है, सभी सामंत कुमारों के साथ जाने के लिए प्रस्तुत जाओ। ध्रुव स्वामी, तो कुमार, हम लोगों का चलना निश्चित ही है, अब इसमें विलंब की आवश्यकता नहीं। वो कहती है कि अब हम लोगों का जाना अति आवश्यक है, इसमें किसी भी प्रकार की विलंब की आवश्यकता नहीं। अभी हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शत्रु दोनों पक्ष से घेर कर खड़ा हुआ है, संधि प्रस्ताव वहां से आया, तो अब हमें चलना ही चाहिए। चंद्रगुप्त का प्रस्थान, अर्थात चंद्रगुप्त मंच से, स्टेज से चला जाता है। ध्रुव स्वामी मंच पर बैठकर रोने लगती हैं। रामगुप्त, अब यह कैसा अभिनय, मुझे तो पहले से ही शंका थी और आज तो तुमने मेरी आंखें खोल दी। तो रामगुप्त कहता है कि जब ध्रुव स्वामी रोने लगती है तो ये कैसा रोने का अभिनय करे, मुझे तो पहले से शक था कि तुम चंद्रगुप्त से प्रेम करते हो और आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। ध्रुव स्वामी, अनार्य निष्ठुर, मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा न करो। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। उठकर हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। ध्रुव स्वामी को जब वो कहता है तो कहते हैं अनार्य निष्ठुर, तुम कितने बुरे हो, तुम एक अच्छे पुरुष नहीं हो। आर्य जो है श्रेष्ठ पुरुषों को कहा जाता है, और आर्य का विपरीत शब्द है अनार्य। तुम एक अच्छे इंसान नहीं हो, तुमने मुझे कलंक कालिमा के कारागार में बंद कर मर्म वाक्य के धुएं से दम घोटकर मार डालने की आशा नहीं करो। अर्थात अब तुम्हारा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। जब जिस समय तुमने अपनी पत्नी को शत्रु पक्ष में, शत्रु के दल में, शत्रु के शिविर में दासी बनाकर भेज देने की आपने कोशिश कर ली थी, मन में बात जमा ली थी, उस समय के बाद अब तुम्हारा मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आज मेरी असहायता मुझे अमृत पिलाकर मेरा निर्लज जीवन बढ़ाने के लिए तत्पर है। आज तुमने मेरी सहायता करने से जो मना कर दिया था वह मुझे जो है अमृत पिलाकर, अर्थात मुझे लगता है कि जब मैं वहां जाऊंगी, युद्ध करूंगी, तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। ध्रुव स्वामी को क्या लगता है कि जो मेरा जीवन आज है, कि मेरे को इस तरह से साम्राज्य की महारानी होने के बाद शत्रु पक्ष में
भेजने का जो निर्णय लिया गया है यह बहुत ही गलत है। अब वो अपने जीवन को कहती समाप्त करने के लिए मैं तत्पर हूँ। अपने उठकर खड़ी होती है, हाथ से निकल जाने का संकेत करते हुए कि तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं एकांत चाहती हूँ। और शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। शिखर स्वामी जो है रामगुप्त के साथ मंच से चला जाता है। आपने आज पढ़ा कि जैसे ही मंच पर चंद्रगुप्त का प्रवेश है, उसे इस बात का पता चलता है कि संधि प्रस्ताव किस तरह से मानने के लिए रामगुप्त तैयार हो गया है। और यह एक परिवार के लिए बहुत ही लज्जाजनक बात है। तो उसे लगता है कि हमें इस तरह तो स्त्री बन करके हमें रो लेना चाहिए। उसे लगता है कि इतनी हमारी क्षमता है, इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य है और एक महिला की सुरक्षा नहीं कर सकते, सामने युद्ध आ गया है तो हम महिला को भेज करके हम युद्ध से छुटकारा पाले, यह बहुत ही लज्जाजनक बात है। और जब रामगुप्त इसका विरोध करता है तो वह कहता है कि आओ हम स्त्री बनकर रोने लगे। और आप इसमें यह देखेंगे कि जैसे जब इंसान पूरी तरह से नाउम्मीद हो, अब तक की जो आपके पास जो कहानी कथा पढ़े, नाउम्मीद हो जाता है तो कोई ना कोई बात जहां से हमें उम्मीद नहीं होती वहां से हमारी उम्मीद बांधने के लिए आ जाती है। कि जैसे ही चंद्रगुप्त हार मान के स्त्री की बात कहते कि आओ हम स्त्री बनकर बैठकर चूड़ियां पहने और रोएं, तो आप देखिए कि उसी बात में से बात अर्थात उस समस्या में से एक समाधान निकल करके आता है। कि हिजड़ा कहता है कि मैं इस तरह से स्त्री की तरह से सजा सकता हूँ। और आप देखिए इसी में से जो ये समस्या दिख रही थी कि चंद्रगुप्त को लगता है कि वह अपने देश के सम्मान को बचाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, इस तरह से महादेवी की सुरक्षा भी की जा सकेगी। और उसको यह भी लगता है कि राजा का विरोध भी नहीं होगा और सारी तरह की जो बात है वह संभल जाती है। सबको यह ही लगता है कि किस तरह से हम समस्या का समाधान करके शत्रु को पराजित कर सकते हैं। और जब वह सब चले जाते हैं तो ध्रुव स्वामी पहले यह बात भी कहती है कि जब चंद्रगुप्त से कि कुमार जब हमारा चलना निश्चिंत है तो हमें विलंब नहीं करनी चाहिए। सब चले जाते हैं, ध्रुव स्वामी जब रोने लगती है तो रामगुप्त उससे कहता है कि तुम यह क्या कर रही हो। तो ध्रुव स्वामी गुस्से में आकर उसको यह कहती है कि तुमने जब आज मेरे असहायता करते कि सहायता करने से मना कर दिया था तो अब तुम कुछ भी कहने के अधिकारी नहीं हो। मैं एकांत चाहती हूँ, तुम यहाँ से जा सकते हो। और शिखर स्वामी के साथ रामगुप्त का प्रस्थान। आज हमने यहाँ तक की कहानी पढ़ी है। देखिए बेटा, मूल कहानी जो होती है वो थोड़ी सी होती है, जैसे नाटक है, एक प्रकार का सीरियल है। इसको आप कुछ दिनों में धीरे धीरे करके पढ़ेंगे, जानेंगे। कठिन शब्द आदि पर आप अपने पास जो है आप अपने पास नोट करके रख सकते हैं, कोई अंडरलाइन करके रख सकते हैं अगर आपके पास पाठ्य पुस्तक अपने पास है तो। और इस तरह से आप अपने नाटक को पढ़ करके तैयार करते रहिए। और आगे फिर मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। इस तरह से आप अपनी तैयारी करते रहिए।